आपने बॉलीवुड का फेमस गाना मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले सैया फेविकॉल से सुना ही होगा, है ना। और ये आइकॉनिक लाइन फेविकॉल का जोड़ टूटेगा नहीं, ये लाइन हम सबके दिलों में बसी हुई है। इस लाइन को सुनते ही हमारे दिमाग में अपने आप से ही एक पॉपुलर ब्रांड की इमेज बन जाती है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं फेविकॉल की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे एक गोंद का ब्रांड इतना बड़ा बन गया कि बॉलीवुड गानों, राजनीतिक भाषणों और सोशल मीडिया मीम्स में छा गया? क्या ये सिर्फ एक अच्छा प्रोडक्ट है या फिर इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड प्लानिंग है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक चपरासी ने ऐसा बनाया क्योंकि इसकी मार्केटिंग ने पूरे देश को हिला दिया, और कैसे इसने बॉलीवुड से लेकर पॉलिटिक्स तक अपनी जगह बनाई। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिए क्योंकि हम आज आपको बताएंगे कि कैसे एक ऑर्डिनरी ग्लू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गई। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम रेगुलरली ऐसे ही ब्रांड्स की इंस्पायरिंग स्टोरीज आप तक लाते रहेंगे। बात है साल 1925 की, जब गुजरात के महुआ गांव के एक मिडिल क्लास परिवार में जन्म होता है एक लड़के का, एक ऐसे लड़के का जो कि भारत में बहुत ही बड़ा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाने वाला था। इनका नाम रखा गया बलवंत राय कल्याण जी पारेख, जिनको कि हम सब बलवंत पारेख के नाम से जानते हैं। इनका बचपन बहुत ही साधारण था, लेकिन उनकी सोच हमेशा ही कुछ बड़ा करने की थी। उनके माता पिता ने उनकी पढ़ाई को बहुत ही महत्व दिया। साथ ही बलवंत पारेख के दादाजी उस समय मजिस्ट्रेट थे, इसलिए उन्हीं से इंस्पायर होकर बलवंत ने भी अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी करके मुंबई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में एडमिशन ले लिया। लेकिन ये वो समय था जब भारत पर ब्रिटिश राज कर रहे थे और हर तरफ उनका अत्याचार पीक पर था, और हर हिंदुस्तानी की तरह बलवंत के अंदर भी आजादी की लहर दौड़ रही थी। वहीं जब बलवंत ने सुना कि गांधी जी क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कर रहे हैं, तो बलवंत भी अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर वापस गांव आ गए और आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लेकिन करीब 1 साल बाद उनके मन में ख्याल आया कि अगर वो किसी अच्छी पोजीशन पर होंगे तो अपने लोगों के ज्यादा काम आ पाएंगे। इसलिए वो दोबारा से मुंबई आ गए और पढ़ाई दोबारा से शुरू कर दी। लेकिन उनकी किस्मत में वकील बनना नहीं लिखा था। पढ़ाई के दौरान ही उनकी शादी कांताबेन से हो गई। शादी के बाद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने के लिए उन्होंने कई सारे छोटे मोटे जॉब्स किए, लेकिन जो पैसे उनको मिलते थे उससे तो घर के खर्चे ही नहीं चल पा रहे थे। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और जैसे तैसे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली। वहीं हम आपको बता दें, पढ़ाई के दौरान ही वो गांधी जी के विचारों में काफी प्रभावित हुए थे, और इसीलिए इन्होंने डिसाइड किया कि वो वकालत को कभी भी अपना प्रोफेशन नहीं बनाएंगे, क्योंकि पढ़ाई के दौरान ही उन्हें यह समझ में आ गया था कि ये प्रोफेशन बिना झूठ के नहीं चल सकता, और झूठ बोलना बलवंत जी के एथिक्स के खिलाफ था। जब उनकी पत्नी को यह पता चला तो वो काफी निराश हुई, क्योंकि उन्होंने तो सोचा था कि बलवंत के वकील बनने के बाद उनकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। वहीं बलवंत ने तो ये भी ठान लिया था कि वो कभी भी अंग्रेजों की नौकरी नहीं करेंगे। लेकिन सपने तो सपने ही होते हैं ना। उनका और उनकी पत्नी दोनों का ही सपना था कि वो लोग एक अच्छा जीवन जिएं। लेकिन मुंबई जैसे बड़े शहर में नौकरी पाना आसान नहीं था। हालात इतने खराब थे कि उन्हें एक चपरासी की नौकरी करनी पड़ी। एक वकील जिसने कानून की डिग्री ली थी, वो एक छोटी सी नौकरी करने को मजबूर था। लेकिन उन्होंने कभी भी इसे अपनी हार नहीं मानी, बल्कि इसे एक सीखने का मौका समझा। वो एक लकड़ी की दुकान पर चपरासी का काम करते थे। साथ ही आपको बता दें कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब थी कि वो और उनकी पत्नी उसी लकड़ी की दुकान में रहने लगे। लेकिन यहाँ पर काम करते हुए बलवंत जी को एक मार्केट गैप समझ में आया, और फिर यहाँ से उन्होंने बिजनेस और इंडस्ट्री के बारे में करीब से समझना शुरू किया। उन्होंने देखा कि मार्केट में लकड़ी को चिपकाने वाले प्रोडक्ट्स की बहुत डिमांड थी, लेकिन जो गोंद बाजार में उस समय पर मिला करती थी ना, वो बहुत महंगी और कमजोर थी। साथ ही ये जानवरों की हड्डियों को गर्म करके बनाई जाती थी, इसीलिए इसको इस्तेमाल करना कठिन था और इसमें से गंदी स्मेल भी आती थी। ऐसे में जो वेजिटेरियन थे उनके लिए इसे इस्तेमाल करना धर्म भ्रष्ट करने के जैसा था। ये सब देखते हुए उनके मन में एक विचार आया, क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जाए जो कि सस्ता भी हो और मजबूत भी। यहीं से उनका असली सफर शुरू हुआ। लेकिन कोई भी बिजनेस यूं ही शुरू नहीं हो जाता। उसके लिए रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग, सेटअप, प्रोडक्ट मेकिंग और सबसे बड़ी बात फंडिंग की जरूरत होती है, जो कि बलवंत पारेख के पास नहीं थी। लेकिन इन सब के बीच उनकी मुलाकात मोहन नाम के एक व्यक्ति से हुई, और फिर उन्होंने मोहन के साथ मिलकर कुछ बिजनेस किया, जैसे कि बाहर के देशों से साइकिल, केमिकल्स और सुपारी इंपोर्ट करके बेचना। इससे उन्हें काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ, जिसके बाद वो मुंबई में ही एक छोटी और कंफर्टेबल फ्लैट में अपने परिवार के साथ शिफ्ट हो गए। इसके बाद बलवंत ने अपने केमिकल बिजनेस में गहराई से काम करना शुरू किया और जर्मनी की एक कंपनी फेडको के साथ पार्टनरशिप कर ली। दरअसल फेडको एक होचेस्ट नाम की कंपनी के लिए मिडलमैन का काम करती थी, मतलब कि होचेस्ट केमिकल बनाती थी और फेडको को देती थी, और फेडको फिर उन केमिकल्स को बलवंत को देती थी।
आपको हम बता दें 1950s में भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही थी, जिसके साथ ही केमिकल्स और डाइज की डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जिससे कि पोर्चेस ने बहुत प्रॉफिट कमाया और वहां के मैनेजर ने खुश होकर बलवंत जी को जर्मनी बुलाया। वहां जाकर बलवंत ने उनके फैक्ट्री सेटअप को बहुत गहराई से समझा और देखा कि वो लोग लकड़ी को चिपकाने के लिए एक खास ग्लू का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि काफी बेहतर और टिकाऊ था। जिसके बाद बलवंत ने उस ग्लू को बनाने की प्रोसेस को अच्छे से समझा और सोचा कि इसे भारत में ले जाए, लेकिन उस ग्लू को भारत में लाकर बेचना बहुत ही महंगा होता और मिडिल क्लास लोग उसे नहीं खरीद पाते। इसीलिए 1 महीने बाद वापस आकर बलवंत ने अपने भाई के साथ उस ग्लू को बनाना शुरू किया और 1954 में एक फैक्ट्री खोली जिसका नाम पारेख डाइकेम इंडस्ट्रीज रखा और प्रोडक्ट बनाया फेविकॉल, जिसको कि उन्होंने 1959 में लॉन्च किया। इसके बाद उन्होंने अपनी कंपनी पारेख डाइकेम इंडस्ट्रीज का नाम बदलकर पीडीलाइट इंडस्ट्रीज कर दिया। शुरुआती दिनों में ये कंपनी सिर्फ फेविकॉल ही बनाती थी। फेविकॉल एक सिंथेटिक गोंद थी जो कि जानवरों की हड्डियों से बनाने वाले ट्रेडिशनल गोंद से कहीं ज्यादा बेहतर थी, लेकिन फेविकॉल को भारत की मार्केट में बड़ी मुश्किल से जगह मिली क्योंकि शुरुआत में इसे कोई एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहता था। जो रिच थे वो फॉरेन इंपोर्टेड ग्लू का इस्तेमाल करते थे, वही जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास थे वो जानकारी की कमी के कारण इसे इस्तेमाल ना करके ट्रेडिशनल गोंद का इस्तेमाल करते थे। मतलब कि कुल मिलाकर कोई भी फेविकॉल को इस्तेमाल करना ही नहीं चाहता था। जिसके बाद बलवंत जी ने खुद जाकर अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना शुरू किया और बताया कि ये कैसे ट्रेडिशनल गोंद से बेहतर है। जिसके बाद फेविकॉल ने बाजार में तहलका मचा दिया। बढ़ई फर्नीचर बनाने वाले कारीगर और इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करने वाले लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया। ये गोंद इस्तेमाल में आसान थी, जल्दी सूखती थी और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये सस्ती थी। धीरे धीरे फेविकॉल हर भारतीय घर का हिस्सा बन गई। लेकिन सिर्फ एक अच्छा प्रोडक्ट बना लेना सफलता की गारंटी नहीं है। असली सफलता आती है सही मार्केटिंग और ब्रांडिंग से, और इस मामले में पीडीलाइट ने तो कमाल ही कर दिया। फेविकॉल के एडवर्टीजमेंट्स इतने अनोखे और इतने मनोरंजक थे ना कि वो हर किसी की जुबान पर चढ़ गए। फेविकॉल का जोड़ टूटेगा नहीं, यह सिर्फ एक टैगलाइन नहीं थी, बल्कि इसने एक पूरी जनरेशन के लोगों को प्रभावित किया। 1980 और 1990 के दशक में आए फेविकॉल के एडवर्टीजमेंट्स आज भी इंडियन एडवर्टाइजिंग हिस्ट्री के सबसे बेहतरीन एड्स में गिने जाते हैं। चाहे वो ऊंट पर लदा भारी सामान हो या एक बेंच जिस पर दर्जनों लोग बैठे हों, फेविकॉल के हर विज्ञापन ने लोगों के दिलों में अपनी अलग ही जगह बनाई है। फेविकॉल की सफलता के बाद पीडीलाइट ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बलवंत पारेख ने महसूस किया कि भारत में केवल गोंद ही नहीं बल्कि कई दूसरे प्रोडक्ट्स की भी जरूरत है जो कि आम आदमी के काम आए। इसलिए उन्होंने फेविक्विक, एम-सील, डॉक्टर फिक्सिट और फेविक्रायल जैसे कई इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। फेविक्विक एक ऐसा प्रोडक्ट था जो कि चुटकी में चिपकाए। यह इतना पॉपुलर हुआ कि आज भी लोग किसी भी सुपर ग्लू को फेविक्विक ही कहते हैं। एम-सील एक ऐसा सीलेंट बना जो कि पानी के रिसाव को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और डॉक्टर फिक्सिट ने भारत में वाटरप्रूफिंग इंडस्ट्री को पूरी तरीके से बदल दिया। फेविक्रायल ने आर्ट और क्राफ्ट प्रेमियों को एक बेहतरीन प्रोडक्ट दिया जिससे कि वो अपनी कला को निखार सकते थे। वहीं आपको हम बता दें, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज भी कमाल की हैं, क्योंकि पीडीलाइट इंडस्ट्रीज का मानना है कि एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट समाज की प्रगति में जरूरी भूमिका निभाते हैं। इसी वजह से इस कंपनी ने कई तरह की एक्टिविटीज शुरू करी जिसके लिए पीडीलाइट पिछड़े हुए बच्चों की पढ़ाई में मदद करती है, साथ ही स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने में भी मदद करती है। साथ ही इस कंपनी ने कई स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी शुरू किए जिनमें कि क्राफ्टिंग, वुडवर्किंग और कारीगरी से जुड़ी हुई ट्रेनिंग्स दी जाती है। यही नहीं, इनकी फेविक्रिएट पहल एक विशेष प्रोग्राम है जो कि स्कूल के बच्चों में क्रिएटिविटी और आर्ट एंड क्राफ्ट की तरफ इंटरेस्ट बढ़ाने का काम करता है। साथ ही पीडीलाइट इंडस्ट्रीज आपदा और संकट के समय भी लोगों की मदद के लिए आगे आती है। कोविड-19 महामारी के दौरान कंपनी ने स्वास्थ्य कर्मियों और जरूरतमंद लोगों को मास्क, सैनिटाइजर और फूड प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करवाए थे, और यहाँ तक कि बाढ़ या दूसरी नेचुरल डिजास्टर्स के समय कंपनी लोगों की बहुत मदद करती है और राहत के कामों में योगदान देती है। चलो, ये तो हो गई कंपनी की बात, लेकिन आपको हम बता दें, बलवंत पारेख न सिर्फ एक बिजनेसमैन थे बल्कि वो एक बहुत ही विनम्र और समाज सेवी व्यक्ति थे। उन्होंने अपने कर्मचारियों को हमेशा ही परिवार की तरह माना। वो चाहते थे कि उनके एम्प्लॉयज को सिर्फ तनख्वाह ही नहीं बल्कि एक अच्छा जीवन भी मिले। उन्होंने अपने कर्मचारियों के लिए कई सुविधाएं दी, उनके बच्चों की शिक्षा का इंतजाम किया और कई सामाजिक कार्यों में भी योगदान दिया। उन्होंने कई एजुकेशनल और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को दान दिया और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत योगदान किया। 25 जनवरी 2013 को बलवंत पारेख जी का निधन हो गया, लेकिन उनकी बनाई हुई कंपनी और उनकी विरासत आज भी जिंदा है, जैसे कि उनके बेटे आगे बढ़ा रहे हैं। फेविकॉल आज सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक भावना बन चुका है। उनकी ये कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। अगर आप सच्ची लगन, मेहनत और कुछ नया करने का जज्बा रखते हैं तो आप भी किसी भी परिस्थिति से निकलकर सफलता हासिल कर सकते हैं।
आज पिडिलाइट साल में करीब 1,18,487 मिलियन रुपए से भी ज्यादा का कारोबार कर रही है और 70 से भी ज्यादा देशों में अपने प्रोडक्ट्स को बेच रही है। लेकिन इसकी जड़ें हमेशा भारत में ही रही हैं, जहां एक आदमी ने अपने संघर्ष और सपनों के बल पर इसको खड़ा किया। बलवंत पारेख की कहानियां हमें ये भी सिखाती है कि सच्ची सफलता वही होती है जो लोगों के जीवन को बेहतर बनाए, और फेविकॉल ने यही किया है। अब आप हमें कमेंट करके बताइए, क्या आपने कभी ऐसा कोई संघर्ष देखा या महसूस किया है जहां पर मेहनत और लगन से सफलता मिली हो? या फिर कौन सी प्रेरणादायक कहानी आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट करती है? वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।